नमस्कार दोस्तों, मैं मुदिता आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल लक्ष्य आईएएस पे। चलते हैं एक कोटेशन की तरफ। जो लोग असफल होने से डरते हैं वे कभी भी सफलता की खुशियों का अनुभव नहीं कर सकते। दोस्तों, चाहे खेल हो, परीक्षा हो या वास्तविक जीवन हो, जब तक आप किसी भी चीज़ में असफल ना हुए हो तब तक आपको सफलता का सही अनुभव नहीं हो सकता। वो व्यक्ति जिसने कभी प्रयास ही ना किया हो या असफल हुआ ही ना हो, उसको सफलता की सही खुशी महसूस नहीं हो सकती। तो चलते हैं हमारे चैप्टर की तरफ। आज हम पढ़ेंगे संविधान की प्रस्तावना। भारत के संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना क्या है, इसे पढ़ना क्यों ज़रूरी है, आज हम वही देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। संविधान की प्रस्तावना यानी द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये है क्या? आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई भी एनसीईआरटी किताब पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहले पेज पे ये छपा होता है भारत की प्रस्तावना। लेकिन कभी भी हमने इसको समझने का प्रयास नहीं किया। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि हर प्रतियोगी परीक्षा में इससे प्रश्न आता है। दूसरा, भारत का नागरिक होने के नाते आपको इसके टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए। इसमें लिखा हुआ है लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, समाजवादी, स्वतंत्रता, समता। आज हम इन्हीं शब्दों को समझने का प्रयास करेंगे। इससे पहले आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना है क्या? एक्चुअल में ये है क्या? प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना जो है वो संविधान का परिचय अथवा भूमिका को कहते हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि जो इतनी मोटी ग्रंथि लिखी हुई है, संविधान लिखा हुआ है, उसका ये इंट्रोडक्शन है, परिचय है। परिचय देता है ये किसका? संविधान का। या फिर ये कह सकते हैं कि ये संविधान का सार है, सिंपल में समरी है। एक कानूनी विशेषज्ञ थे एन.एम. पालकीवाला, उन्होंने कहा है कि संविधान, ये जो प्रस्तावना है इसको कहा है कि संविधान का परिचय पत्र है ये। आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो आप 3 घंटे की मूवी देखते हैं, 3 घंटे की मूवी देखते हैं तो उसमें 3 मिनट का ट्रेलर आता है। ठीक है, ट्रेलर में क्या दिखाया जाता है कि किस मुद्दे पे पिक्चर बनी है और उसके क्या क्या मुख्य सीन है। इसी तरीके से जो संविधान है, संविधान का आप ये समझते हैं कि ये ट्रेलर है। इसमें एक एक वर्ड, एक एक शब्द का अर्थ समझना ज़रूरी है क्योंकि एक एक शब्द से ही कई चैप्टर संविधान में लिखे हुए हैं। तो ये क्या है? संविधान का परिचय पत्र है या परिचय है। जितना आपने देखा एक पेज पे एक एक वर्ड, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, इस तरीके से ये संविधान का क्या देता है? इंट्रोडक्शन देता है, प्रस्तावना। इसके बाद आता है कि प्रस्तावना जो है वो लिया कहाँ से गया है। तो जो प्रस्तावना है ये अमेरिकी संविधान से प्रेरित होकर लिया है। तो आपको ये भी ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि प्रस्तावना किस देश से प्रेरित होकर लिया गया? अमेरिकी संविधान से। इसके बाद चलते हैं, प्रस्तावना के 4 तत्व होते हैं। मतलब जो मैंने आपको प्रस्तावना दिखाई है एक पेज की, उसे 4 भागों में बांटा जा सकता है। संविधान की शक्ति, भारत की प्रकृति, उद्देश्य और लागू होने की तिथि। आपको मैंने ये टेबल फॉर्म में बना दिया है। अगर आप इस टेबल को समझ लेते हैं और एक एक शब्द का मीनिंग जान लेते हैं तो कभी भी आपको आंसर रटने की ज़रूरत नहीं है और आप सारे ऑब्जेक्टिव बना लेंगे। संविधान की शक्ति, मतलब जो संविधान है भारत का, वो शक्ति कहाँ से ग्रहण करता है? वो शक्ति लेता है भारत के लोगों से। जो इतनी बड़ी पोथी लिखी हुई है, इसको शक्ति कहाँ से मिलती है? भारत की जनता से। और उसके बाद फिर ये संविधान बताता है कि पूरी राज्य व्यवस्था को भारत की कैसे चलाना है, सरकार को कैसे कार्य करना है। ठीक है, अगर ये प्रश्न आता है कि जो संविधान है वो कहाँ से शक्ति ग्रहण करता है, और आपको 4 ऑप्शन दे देंगे कि सरकार से, राष्ट्रपति से, संसद से या भारत की जनता से, तो क्या होगा? भारत की जनता। बच्चे कई बार कंफ्यूज होकर संसद कर देते हैं, नहीं, भारत की जनता से लेता है। इसके बाद आता है कि भारत की प्रकृति। भारत की प्रकृति कैसे होगी? संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतंत्र, ये होगी प्रकृति। अब इसमें एक एक वर्ड का मतलब समझना जरूरी है। संप्रभु का क्या अर्थ है? संप्रभु का मतलब यह है कि भारत किसी भी देश पर निर्भर नहीं है, ना तो किसी भी देश का डोमिनियन है। मतलब जब भारत ब्रिटिश के अंडर में था, बहुत साल राज किया, 200 साल उन्होंने, तो वो भारत को डोमिनियन समझते थे। तो ये कहा गया कि भारत अब किसी का डोमिनियन नहीं है और ना ही भारत किसी के मतलब किसी के अंडर है। भारत स्वतंत्र है, संप्रभु है। दूसरा, संप्रभु का मतलब क्या है कि भारत चाहे तो अपनी इच्छा से या विद्रोह कर कर, लड़ाई कर कर किसी और देश की किसी भी सीमा का अधिग्रहण कर सकता है। ठीक है, चाहे तो मित्रता से और चाहे तो शक्ति से किसी और देश के किसी सीमा का अधिग्रहण कर सकता है। या फिर भारत चाहे तो अपनी किसी देश के किसी छोटे भाग को या द्वीप को किसी और देश को दे सकता है। ठीक है, भारत संप्रभु है, अपने फैसले लेने के लिए संपन्न है, वो किसी पर भी निर्भर नहीं है। ये है संप्रभु का मतलब। समाजवादी, समाजवादी मतलब सबके लिए समान न्याय। समाजवादी
जो है भारत कैसा है, लोकतांत्रिक समाजवाद है, लोकतांत्रिक। एक होता है साम्यवादी समाजवाद। साम्यवादी में क्या होता है, जैसे विदेशों में होता है कि प्राइवेटाइजेशन, मतलब कि निजीकरण को आप ज़्यादा बढ़ावा दीजिए, सारी मतलब निजी व्यवस्था से, और लाभ कमाओ। और दूसरा क्या, कि सबको बराबरी, मतलब जो भौतिक वस्तुएं हैं उसका बराबरी का वितरण होना चाहिए। भारत में कैसा समाजवाद है, भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद है। मतलब भारत में निजीकरण और सार्वजनिकरण दोनों को साथ साथ लेके चला जाता है, पब्लिक और प्राइवेट को साथ साथ लेके चला जाता है। और कुछ खास स्थितियों में जैसे बुजुर्ग हैं, गरीब हैं, तो उनको समानता देने की बात की जाती है। इसलिए कई बार कहा जाता है कि जो भारत का समाजवाद है वो मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिला जुला स्वरूप है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष का मतलब होता है कि भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, सभी धर्म एक समान है, किसी भी धर्म को मानने का और आचरण करने का स्वतंत्रता है। इसमें क्या है कि ये पूछा जाता है कि जब हमारी प्रस्तावना जोड़ी गई उस वक्त क्या पंथ निरपेक्ष शब्द था? जी नहीं, उस वक्त नहीं था। उस 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में ये पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। तो इससे भी इस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया था कि 4 शब्द दे दिए, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, संप्रभु, इसमें से कौन सा बाद में जोड़ा गया है? तो कौन सा था? पंथ निरपेक्ष। इस तरीके से आपको याद रखना है। इसके बाद आता है लोकतांत्रिक। लोकतंत्र, यानी जो लोकतंत्र है वो भी क्या होता है, 2 तरीके के होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष लोकतंत्र वो होता है जहाँ पे जनता सीधे सर्वशक्ति का चुनाव करती है। इसका उदाहरण प्रत्यक्ष लोकतंत्र का है स्विट्जरलैंड। वहाँ पे क्या होता है कि जैसे जो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जिसके हाथ में सर्वशक्ति है उसको जनता स्वयं चुनती है वोट दे के। और दूसरा क्या है कि अगर कोई मतलब कोई डिसीजन लेना है तो उसमें क्या है, पब्लिक से पूछा जाता है और पब्लिक उस पर वोट करती है, उस वो फैसला ले लिया जाता है। ये होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है जहाँ पे जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सर्वशक्ति का चुनाव करते हैं, जैसे कि भारत। उसके बाद अप्रत्यक्ष में भी 2 तरीके का होता है, एक होता है जिसमें राष्ट्रपति के अधीन होता है और दूसरा होता है संसदीय प्रणाली। तो भारत कैसा है, संसदीय प्रणाली है जहाँ संसद होती है। ठीक है, तो ये हो गया लोकतंत्र। इसके बाद आता है गणतंत्र। गणतंत्र का मतलब क्या होता है, गणतंत्र का मतलब होता है राजशाही या गणतंत्र। एक होता है कि जहाँ पे राजा होता है और फिर राजा या रानी और उसका बेटा ही वंशानुगत राज करता जाता है। और दूसरा होता है गणतंत्र जिसमें क्या होता है कि लोगों के हाथ में शासन होता है। उसमें क्या होता है कि लोग चुनेंगे और जिसको चुनेंगे उसे 5 साल के या 4 साल के लिए एक फिक्स अवधि के लिए चुनेंगे, और उसमें भी चाहे तो वो हटा सकते हैं और उसके बाद फिर दोबारा चुनाव होगा और फिर चुना जाएगा। इसे कहते हैं गणतंत्र। ब्रिटेन में क्या है, राजशाही व्यवस्था अभी भी है। ब्रिटेन में वंशानुगत राजा का बेटा राजा बनता है, जबकि भारत क्या है, गणतंत्र है। ये हमने समझ लिया कि भारत की प्रकृति होगी। इसके बाद इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है न्याय। न्याय दिलाना है सबको। न्याय कैसा होना चाहिए, न्याय दिलाना है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। 3 स्तर पर न्याय दिलाना है। मैंने पहले भी आपको पढ़ाया है। सामाजिक न्याय मतलब समाज में किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। उसके बाद आर्थिक न्याय, आर्थिक मतलब पैसों से जुड़े हुए किसी के साथ भेदभाव नहीं। इसमें भी करा गया है कि अगर कोई गरीब है तो उसको फ्री मुफ्त न्यायालय में सुविधा दी जाएगी, वकालत के लिए फ्री सुविधा दी जाएगी, मतलब उसका केस लड़ने के लिए फ्री सलाह, मुफ्त सलाह दी जाएगी। उसके बाद क्या है कि राजनीतिक न्याय मतलब कोई राजनीतिक कार्यस्थल है, वहाँ पे प्रवेश में किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता, सबको बराबरी का अधिकार है। और दूसरा कि आप किसी भी राजनीतिक गतिविधि में भी भाग ले सकते हैं। तो इस तरीके से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करते हैं, ये हमारा उद्देश्य है। उसके बाद आता है समता। समता मतलब सबको समानता की भावना, ये हमारा मौलिक अधिकार भी है। उसके बाद आता है स्वतंत्रता, ठीक है, और बंधुत्व। स्वतंत्रता भी मौलिक अधिकार है, उसको विस्तार से मौलिक अधिकार में समझाया गया है। और बंधुत्व, बंधुत्व मतलब भाईचारे की भावना, कि सब मिलजुल के रहें। अगर सब मिलजुल के आपस में नहीं रहेंगे, तभी हुआ था कि विदेशी आक्रमण कर पाए या भारत में प्रवेश कर पाए। तो सब में भाईचारे की भावना होनी चाहिए। अब समता और स्वतंत्रता आपने पढ़ लिया, समझ भी लिया। इसके बाद भी बच्चे पेपर में क्वेश्चन गलत करके आते हैं। यूपीएससी में 2016 या 17 में प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था कि समता के बिना स्वतंत्रता बेकार है, और दूसरा स्टेटमेंट स्वतंत्रता के बिना समता बेकार है। तो आपको इस स्टेटमेंट को विजुअलाइज भी करना पड़ेगा। स्टेटमेंट है इसका आंसर सही था, समता के बिना स्वतंत्रता बेकार है। समता मतलब सबको समान, एक अमीर है एक गरीब है, दोनों को समानता मिली हुई है।
दोनों को समानता नहीं मिली लेकिन स्वतंत्रता मिली। वो भी अपनी मर्जी से काम कर सकता है, वो भी अपनी मर्जी से। लेकिन आप ये सोचो, क्लास में 10 बच्चे हैं, 5 ज़मीन पे बैठ रहे हैं और 5 ऊपर डेस्क पे बैठ रहे हैं। समानता नहीं है पर स्वतंत्रता दी है, तो क्या वो बराबरी का हुआ? नहीं। तो इसलिए समता के बिना स्वतंत्रता बेकार है, ऐसी स्टेटमेंट आई थी। तो इस तरीके से आपको उसे विजुअलाइज करना भी आना चाहिए, तभी आप उसको समझ सकते हैं। यही है यूपीएससी का खेल। इसके बाद लागू होने की तिथि। लागू होने की तिथि 26 नवंबर 1949 को इसे अंगीकृत या पारित किया गया था और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर दिया गया था। तो आपको अगर पूछा जाता है कि इसको अंगीकृत या पारित कब किया, 26 नवंबर 1949। ठीक है, ये आपने टेबल अच्छे से समझ ली। इसके बाद 42वें संविधान संशोधन 1976 में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता 3 शब्द जोड़े गए थे। आपको याद रखना है, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, अगर आपसे पूछता है कि पंथनिरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष दोनों देते हैं तो उसमें से पंथनिरपेक्ष चुनेंगे, क्योंकि पंथनिरपेक्ष सही शब्द है। धर्मनिरपेक्ष उसे बोलचाल की भाषा में बोलते हैं। इसके बाद आता है कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का हिस्सा है या नहीं। इस पे बहुत विवाद हुआ पहले कि ये संविधान का भाग है कि नहीं। ये तो इंट्रो है, तो ये संविधान का भाग है कि नहीं। तो बेरूबारी संघ मामला आया 1960 में। इसमें कहा गया कि ये संविधान का भाग नहीं है। जो प्रस्तावना है, इसमें व्याख्या किसने दी? सर्वोच्च न्यायालय ने। क्योंकि ये माना जाता है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है वो सर्वज्ञाता है, वो ये अच्छे से समझता है, इसीलिए वो इसको एक्सप्लेन कर सकता है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जो प्रस्तावना है वो इसका भाग नहीं है, इसलिए इसमें संशोधन भी नहीं किया जा सकता। तो 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह कह दिया कि प्रस्तावना में कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता अनुच्छेद 368 के तहत। लेकिन फिर आता है केशवानंद भारती मामला 1973, जो इतिहास में बहुत ही जाना माना जाता है, इससे बहुत प्रश्न आते हैं। 1973 केशवानंद भारती मामला, इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने ये व्याख्या दी कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का ही हिस्सा है और इसमें संविधान के 368 के तहत इसमें संशोधन किया जा सकता है। बस उनने एक चीज़ और जोड़ दी, बस शर्तें कि जो इसका मूल ढांचा है, मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से बहुत प्रश्न बनते हैं कि संशोधन की बात कब कही गई, 1973 में। इसमें क्या कहा गया था कि मूल ढांचे में परिवर्तन वाली बात कब कही गई? तो 1973 केशवानंद भारती मामला कि मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इसके बाद LIC ऑफ इंडिया का मामला आया 1955 में। तो ये लेटेस्ट है, इसमें भी यही व्याख्या दी गई कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का हिस्सा है। तो इस तरीके से ये संविधान का हिस्सा है और इसमें 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है, लेकिन मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं। इस तरीके से हमने ये पूरा प्रस्तावना को अच्छे से समझ लिया। अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे सब पढ़ सकें और सब बढ़ सके। जय हिंद।